Dear students, most welcome to class 10th science practical lesson. The topic of practical in this video is verification of laws of refraction of light. Students, before starting the practical, let us revise some very important points of this lesson. The revision will help you to understand this practical and also to complete this practical without mistakes. So let us start our lesson. Students, we know that light rays travel in a straight line in vacuum or any medium. But what happens when there is change in the medium? क्या होगा अगर लाइट रेस का मीडियम चेंज हो रहा है? आइए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। हम एक ग्लास स्लैब यहाँ पर यूज करेंगे जिससे हमें दो मीडियम मिल जाएंगे। दो मीडियम कौन से हैं? ग्लास एंड एयर। और अब हम स्टडी कर सकते हैं कि दो डिफरेंट मीडियम्स में लाइट रेस पर क्या इफेक्ट होता है। बहुत ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट रेस जो है उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओरिजिनल डायरेक्शन देखिए, व्हेन द रे स्टार्टेड इन द एयर, उसका ओरिजिनल स्ट्रेट डायरेक्शन आप देख सकते हैं व्हाइट लाइन से यहाँ पर मार्क किया गया है। दिस इज द करेक्ट और नॉर्मल पाथ ऑफ द रे। बट व्हेन द मीडियम इज चेंज, वी कैन सी द चेंज इन द डायरेक्शन। और ये चेंज इन डायरेक्शन दो प्लेसेस पर हो रहा है, दो जगहों पर हो रहा है। फर्स्ट प्लेस, जब यहाँ पर आप देख सकते हैं द लाइट रे इज चेंजिंग द मीडियम फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो यहाँ पर फर्स्ट चेंज इन डायरेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। और सेकंड चेंज कहाँ दिखाई दे रहा है? सेकंड प्लेस, व्हेन द लाइट रेज आर अगेन चेंजिंग द मीडियम फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो हमें यहाँ पर लाइट रेज में चेंज इन डायरेक्शन दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मीडियम, और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसलिए आप याद रखिए, लाइट changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called the refraction of light. Students, this is the diagram showing refraction of light. Same diagram is given in your textbook. कुछ important words है जो हमें रिवाइज करने हैं। पॉइंट बी सबसे पहले देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी पॉइंट पर लाइट रे का मीडियम चेंज हो रहा है फ्रॉम एयर टू ग्लास, सो पॉइंट बी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रे ए बी इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रे बी सी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, जहां पर फर्स्ट चेंज इन डायरेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। रे सी डी इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। एक और वर्ड है लैटरल शिफ्ट। व्हाट इज लैटरल शिफ्ट? सी द व्हाइट लाइन। व्हाइट लाइन इज द नॉर्मल पाथ ऑफ द लाइट रे, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन सी डी बिकम्स द पाथ। इसलिए ये जो डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्मल पाथ and the path after
refraction. This perpendicular distance is called as lateral shift. Lateral shift is measured in centimeters. तो ये कुछ वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं. प्रैक्टिकल में ये सभी वर्ड्स हम यूज करेंगे. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 3 इम्पोर्टेंट एंगल्स की, और ये तीनों एंगल्स का हमें प्रैक्टिकल में मेजरमेंट भी करना है. इसलिए बहुत ध्यान से देखिए कि ये 3 एंगल्स कौन से हैं और वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं. ड्राइंग में देखिए, यहाँ पर रिफ्रैक्शन 2 प्लेसेस पर हो रहा है. फर्स्ट इज पॉइंट बी वेयर द मीडियम इज चेंजिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. सेकेंड रिफ्रैक्शन इज एट पॉइंट सी where again the medium is changing from glass to air. ये दोनों पॉइंट्स पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, these perpendiculars are called as normal. आप ड्राइंग में देख सकते हैं पॉइंट बी पर एक नॉर्मल ड्रॉ हो चुका है और पॉइंट सी पर भी एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है. अब वो 3 एंगल्स हमें क्लियरली दिखाई देंगे. फर्स्ट एंगल इज बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे ए बी. This angle is called angle I or angle of incidence. Second angle is between normal and refracted ray BC. This angle is called angle of refraction and it is denoted by letter R. Third important angle, it forms between normal and emergent ray CD. This angle is called angle of emergence and denoted by letter E. ये तीनों एंगल्स को आप याद रखिए. तीनों एंगल्स का हमें प्रैक्टिकल में मेजरमेंट करना है. सो व्हाट इज I? I is the angle of incidence. R is the angle of refraction and E is the angle of emergence. और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स, अगर हमने प्रैक्टिकल ठीक तरह से किया है तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसमें I इज इक्वल टू E. क्या मीनिंग है इसका? हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दोनों की वैल्यूज सेम होगी. ये हमें तब पता चलेगा जब ये दोनों एंगल्स को हम प्रोट्रैक्टर से मेजर करेंगे. ओके. स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का एक फास्ट रिवीजन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. हमारे प्रैक्टिकल का टॉपिक ही है वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. 2 इम्पॉर्टेंट लॉज है जो हमने टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं और प्रैक्टिकल में हम ये वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं कि ये लॉज, रिफ्रैक्शन के जो लॉज है वो ठीक तरह से है या नहीं है. कितनी इंटरेस्टिंग बात है. सो लेट अस रिवाइज द 2 लॉज. फर्स्ट लॉ, incident ray and refracted ray at the point of incidence are on the opposite sides of the normal and the 3 incident ray, refracted ray and the normal are in the same plane. ड्राइंग में देखिए पॉइंट B इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ की गई है और हम देख सकते हैं नॉर्मल के लेफ्ट साइड पर इंसिडेंट रे AB है और उसके राइट साइड पर रिफ्रैक्टेड रे BC हमें दिखाई दे रही है. सो फर्स्ट लॉ के मुताबिक हमें नॉर्मल के अपोजिट साइड्स पर इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दिखाई दे रहे हैं. इस लॉ में और क्या कहा गया है? द 3 इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे दे आर इन द सेम प्लेन. हम ये जब प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेंगे तो हमें ये रिजल्ट इसी तरह मिलना चाहिए. ओके, दैट द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल. सेकंड लॉ, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, here air and glass,
the ratio of sin I to sin R is a constant. सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है. According to Snell's law, sin I divided by sin R is equal to n, and this value is always constant. What is I and R? Angle of incidence and angle of refraction. तो हमें इस प्रैक्टिकल में एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन मेजर करना है और उनके साइन वैल्यूज की हेल्प से हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, और अगर वो कांस्टेंट हमें मिल रहा है तो सेकंड लॉ भी वेरीफाई हो जाएगा. स्नेल्स लॉ में जो ये लेटर एन यूज किया गया है इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So in this practical we are also going to find out the refractive index of glass slab. Dear students, let us start our science practical verification of laws of refraction of light. Students, वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. इस प्रैक्टिकल के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या है वो देख लेते हैं. वी नीड अ ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, अ ग्लास स्लैब, प्रोट्रैक्टर, स्केल, पेंसिल, रबर इरेजर, पिंस, and we also need log table book जिसमें हमें नेचुरल साइंस ये वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी. स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमें इस तरह ऑब्जर्वेशंस नोट करने के लिए, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले से रेडी रखना है. Now let us start the practical. Keep the other things aside. Students, in the starting of the practical, keep the glass slab इन द सेंटर ऑफ द ड्राइंग पेपर. और इसके साथ आपको ग्लास स्लैब की पेंसिल से आउटलाइन भी ड्रॉ करनी है. यहाँ पर हमने ऑलरेडी आउटलाइन ड्रॉ कर ली है. आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद ग्लास स्लैब को हटा दीजिए. यू कैन सी दैट द आउटलाइन इज रेडी. नाउ मार्क वन पॉइंट on this side of the outline. You can take any point, but try to take the mid point. और ये mid point हम यूज़ करेंगे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए. Keep the protractor correctly on the point and take the measure of 90 degrees. Draw the normal. This is our normal. Dear students, जैसे आप यहाँ ऑब्जर्वेशंस में देख सकते हैं, दीज ऑब्जर्वेशंस आर फॉर आई इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई? आई मीन्स इंसिडेंस एंगल. सो आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन विल बी रिफ्रैक्शन फॉर इंसिडेंस रे एट 45 डिग्रीज. फिर से सुनिए, हमारा जो पहला ऑब्जर्वेशन होगा उसमें हम रिफ्रैक्शन देखेंगे इंसिडेंस रे के लिए जो 45 डिग्रीज पर हमने ड्रॉ की है. सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द इंसिडेंस रे एट 45 डिग्रीज टू द नॉर्मल.
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल हमने ड्रॉ कर ली है। यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर वी विल मेजर 45 डिग्रीज फ्रॉम द नॉर्मल। बहुत ध्यान से देखिए, आपको प्रोट्रैक्टर किस तरह रखना है। दिस इज आवर पॉइंट जहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ की थी। कीप द प्रोट्रैक्टर एट द सेम पॉइंट। द ज़ीरो मार्क शुड मैच द नॉर्मल, और यहाँ से हमने 45 डिग्रीज काउंट करना है। सो लेट अस काउंट 0, 10, 20, 30, 40 एंड 40 और 50 के बीच में यहाँ पर होगा 45। सो मार्क द 45 mark. After marking at 45 degrees, you can draw a ray. This line is for incidence ray. Draw very carefully. Students, this is our incident ray. और हमें ये पता है दैट द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमें पता है। अभी आप देख सकते हैं, अगर ये इंसिडेंस रे है विच इज एट 45 डिग्रीज, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्रीज। और यहाँ पर जो मीडियम है वो एयर है, इसलिए the light travel in a straight line in the same medium. So if we draw the path of this ray, it will be a straight line. देखिए यहाँ पर द मीडियम इज एयर, सो इफ दिस इज द इंसिडेंस रे, द पाथ ऑफ दिस रे विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ स्टूडेंट्स, टू सी द रिफ्रैक्शन ऑफ दिस इंसिडेंट रे थ्रू ग्लास स्लैब, वी विल नाउ यूज द ग्लास स्लैब टू सी द रिफ्रैक्शन ऑफ दिस इंसिडेंट रे। बट बिफोर दैट we have to put 2 pins here on the incident ray, so that will help in the experiment. यहाँ पर इंसिडेंट रे पर आपको 2 पिंस यहाँ पर फिक्स करनी है। फिक्स करेक्टली। ये याद रखिए, दोनों पिंस का डिस्टेंस इट शुड बी मोर देन 5 सेंटीमीटर। इफ यू वांट यू कैन चेक द डिस्टेंस, इट शुड बी मोर देन 5 सेंटीमीटर्स। yes, it is more than 5 centimeters, so I am fixing this pin here. स्टूडेंट्स, 2 पिंस यहाँ पर फिक्स हो चुकी है जो इंसिडेंट रे पर है, एंड these 2 pins are in a straight line. So now if we see these 2 pins in the medium air, you can see that these 2 pins, they are appearing in a straight line. बहुत ध्यान से देखिए, ये दोनों पिंस जो है हमें स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रही है। But what happens if you put a glass slab here? तो हमने जो आउटलाइन बनाई थी स्टूडेंट्स, उसमें अगर हम ग्लास स्लैब रखते हैं तो what will be the change in the path? Put the glass slab correctly.
जो आउटलाइन हमने ड्रॉ की थी उसमें ग्लास स्लैब को करेक्टली रखिए। ओके, नाउ वॉच द पिंस स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू सी? क्या आपको पिंस उसी स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहे हैं जिस लाइन को हमने ड्रॉ किया है? व्हाट डू यू सी? ऑब्जर्व केयरफुली। I think now the pins are not in the same line. Again see students, I am lifting the glass slab. See, the pins are again appearing to be in a straight line. If you put the glass slab, again they don't appear in a straight line. Okay, so this is because of the refraction of the glass. The light changes its path when it changes the medium, we know that. So let us find out how much is the refraction because of the glass slab. For this we need two more pins. First see that the outline of the glass slab is perfect. आउटलाइन आपकी जितनी परफेक्ट होगी, ग्लास को ठीक तरह से रखिए ताकि एरर्स जो है वो कम हो। किसी भी प्रैक्टिकल में कुछ एरर्स होते हैं, दैट इज बिकॉज वी डोंट फॉलो द मेथड करेक्टली। यस, टू फाइंड द रिफ्रैक्शन इन द ग्लास स्लैब वी हैव टू यूज टू मोर पिंस। हमें क्या करना होगा, ग्लास स्लैब के इस साइड से अब देखकर दो न्यू पिंस को स्ट्रेट लाइन में फिक्स करना है। ओके, ये दो पिंस तो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन में। ग्लास स्लैब से हमने देखा कि द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस, सो वी हैव टू नाउ यूज टू मोर पिंस टू फाइंड दैट स्ट्रेट लाइन। ग्लास स्लैब से बहुत ध्यान से देखिए। कीप वन हैंड ऑन योर वन आई। आप देख सकते हैं दोनों पिंस क्लियरली हमें दिख रही है, रेड पिंस। सी थ्रू द ग्लास स्लैब। यू कैन सी द स्ट्रेट लाइन नाउ। नाउ यूजिंग one more pin, try to fix the pin which is in the same line of the red pins. I think the third pin is also in the straight line. Use one more pin, this is our fourth pin, which is in the same line again. Yes, I think now all the four pins are in the straight line. देख सकते हैं आप, all the four pins are in the straight line. Correct, two red pins and two white pins, all four are in the straight line. Students, now you can see that these two red pins are showing the incident ray and these two white pins are showing the emergent ray. Okay, because these two pins we have fixed after the ray it came out of the glass slab. So these two pins, they are showing us the direction of emergence. Okay, now what we will do, we will remove all the pins, especially the white ones first, and we will mark the points. This was our first white pin and this is our second white pin.
Students, now these 2 points are of the white pins. So join these 2 points up to the outline. This is our emergent ray. This is point P and this is point Q. Students, if we join the point P and Q, the segment PQ shows us the path of refraction. You can see that this is the incident ray, and after entering in the glass slab, it bends towards the normal. So we can see here the refraction, and again after coming out of the glass slab, it changes the path. Students, let us draw a normal at point Q. Keep the protector at point Q, mark the 90 degrees and draw the normal. Students, again see here, this is the incident ray. After entering into the glass, it bends towards the normal, and after coming out of the glass, it bends again away from the normal. So we have here angle of refraction and angle of emergence. Students, now we have to measure the angle of refraction and angle of emergence for the verification of laws of refraction. So I am using a protractor for measuring the angle of refraction. See very carefully how to keep the protractor. Keep the protractor at point P and the zero should match the normal which is in the glass slab, because we are measuring the angle of refraction. Let me zoom this for you. You can see the zero mark which is at the normal, and this normal is inside the glass slab. Now let us see what is the measure of angle of refraction. You can see here from 0, 10, 20 and this is 30 degrees mark, so it is less than 30. Let us see what is this mark. I think it is 28 degrees. Okay, it is 28 degrees. So angle of refraction which we got is 28 degrees. Remember this, we have to write all these measurements in our observations. Let us also measure the angle of emergence or the emergent angle. We have to measure this angle in the same way. Keep the protractor correctly at point Q. The zero mark should match the normal, but this time this should match the normal out of the glass slab. Again measure correctly. Take your time so that you may take the correct measurement, students. Let us measure this. This is 0, 10, 20, 30, 40 and the reading is somewhere between 40 and 50. I think you can see here that this is 44 degrees. Students,
Now we have the measurements for angle of refraction as 28 degrees. Students, now we have the measurements for angle of refraction as 28 degrees and angle of emergence as 44 degrees. Let us note all these observations and let us also verify the laws of refraction. Now we have an observation chart here. Angle of incidence is 45 degrees, angle of refraction is 28 degrees and angle of emergence is 44 degrees. Students, we need to find the value of n. What is n? N is nothing but it is the refractive index. Here we are using a glass, so this is the refractive index of glass with respect to air. And how to find out the value of n? It is very simple. To find the value of n, we will have to find the value of sin I divided by sin r. So what is I and r? I is the angle of incidence and r is the angle of refraction. So putting the values here, we get sin 45 degrees divided by sin 28 degrees. Now for the values of sin 45 and sin 28 degrees, we are going to use the log tables. We are going to use the log tables. Students, in the table of natural science, you can see here the value of sin 45 is 0.7071. So we will write this value in our calculations. In denominator we have sin 28, so let us also find the value of sin 28 degrees. Again we will use the log book. (26, 27, 28). Yes. So what is the value of sin 28 degree? It is 0.4695. Now students, the decimal point is at same places, so we can directly write 7071 divided by 4695. And what is the value? We will calculate it with the help of calculator. You can use your mobile phone or a simple calculator for this. (7071) divided by 4695. 7071 divided by 4695. The value is, you can see this value, 1.506. So we will take two decimal places, 1.5. Students, the refractive index of glass here is 1.5. Let us also calculate the lateral shift here. Now, as we have discussed in our introduction in theory, students, let us also calculate the lateral shift here. As you know, what is the lateral shift? The lateral shift is the perpendicular distance between the regular path and the refracted path. Okay, this is the refracted path and this is the regular path in the medium air, and this is the shift because of the change of the medium. So let us calculate this length with the help of a scale.
Remember that you have to take the perpendicular distance. It is 2 centimeters. It is 2 centimeters. Students, we have completed here our first observation. Remember that this observation is for incidence angle 45 degrees. So for incidence angle 45 degrees, we have two observations here. First observation is, or rather we have two results here. First result is the value of n. The value of n is 1.5 for 45 degrees incident angle, and the lateral shift, this is also for 45 degrees incident angle. The lateral shift is 2 centimeter. Students, there is one more very interesting fact that you can see here. See the angle of incidence, it is 45 degrees, and see the emergent angle, it is 44 degrees. So the angle of incidence and angle of emergence, they are nearly same, because there is error of only 1 degrees. So error of 1 degree is okay. Sometimes we have small errors in the practicals. Ideally, the value of angle of incidence and angle of emergence, ideally the values must be same here. But you also remember this, that in this experiment you will get the values of incident angle and emergent angle as same. If you get the values same, then you have completed the practical very perfectly. Students, this was our first observation. We will repeat the same observations with incident angle 30 degree. This will be our second observation, and incident angle 60 degrees. That will be our third observation. So we will have to use 3 different drawing sheets for this. Dear students, by repeating the same procedure for incidence angle 30 degrees, we get the angle of refraction 19 degrees and angle of emergence or emergent angle as 30 degrees. You can also repeat the same procedure and try to find out the angle of refraction and the emergent angles. You can see here, we have written all the observations here. So for incidence angle 30 degrees, the angle of refraction is 19 degrees and angle of emergence is 30 degrees. You can see here that incident angle and the emergent angle, they are equal. So this is one thing that we have verified. Second, calculation of refractive index. Refractive index is represented by the letter N. It is the ratio of sin I divided by sin R. Here sin I incident angle is 30 degrees. So we have used the values here for I and R. Sin 30 divided by sin 19. 19 is the angle of refraction. By taking help of log tables, we have the values of sin 30 as 0.5000 and the value of sin 19 as 0.3256. The decimal places are same, so we can remove the decimal point here. We get the calculation as 5000 divided by 3256, and if you calculate this using a calculator, we get the value of n as 1.53. This is our second observation for incidence angle as 30 degrees. We are also calculating the lateral shift, and you can see here, by measuring the perpendicular distance
of the shifted line and the normal ray, we get the distance, perpendicular distance as 1.2 centimeters. So here the lateral shift is 1.2 centimeters. For 45 degrees incidence angle, this lateral shift was 2 centimeter. So we can very clearly see that when the angle of incidence decreases, the lateral shift also decreases. Dear students, we will repeat the same procedure for incidence angle 60 degrees also, and we will observe what angle of refraction we get and what angle of emergent we get. Students, again after repeating the procedure for incidence angle 60 degrees, let us see what are the observations. For incidence angle 60 degree, the angle of refraction is 35 degrees and the angle of emergence or emergent angle is 60 degrees. The lateral shift which we can see is 3 centimeter. Let us calculate. You can see here, when the incidence angle is 60 degree, the refraction angle is 35 degrees and the emergent angle is 60 degrees. Again, the angle of incidence and the emergent angle, they are equal here. It is very clear that after repeating the procedure many times, the angle of incidence and the emergent angle are equal. Let us find the refractive index for incidence angle 60 degrees. We have the formula sin I upon sin R. Here the value of sin I is sin 60 and the value of sin R is sin 35. Using the log table, we get 8660 divided by 5736 and the final calculation is 1.5. The lateral shift is 3 centimeter. Students, now let us write all our 3 observations in one single table so that it will be easy for us to write the conclusions. Dear students, after completing this practical, you can draw the same observation table in your science journal and write all the observations in this one table. आइए इस वीडियो में आपने जो ऑब्जर्वेशंस नोट किए हैं वो सभी ऑब्जर्वेशंस हम इस टेबल में भी लिख देते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वॉज फॉर इंसिडेंट एंगल 45 डिग्रीज और 45 डिग्री इंसिडेंट एंगल के लिए हमें जो ऑब्जर्वेशंस मिले थे वो थे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 28 डिग्रीज, एंगल ऑफ इमर्जेंस 44 डिग्री, value of n 1.5 and lateral shift 2 centimeter. Second observation was for 30 degree incident angle. और यहाँ पर सभी ऑब्जर्वेशंस आप देख सकते हैं, जो हमें ऑब्जर्वेशंस मिले थे वही ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर नोट किए गए हैं। Third observation was for incident angle 60 degree. Students, after completing the observation table, now we have to write the result of our practical. Result को ही हम conclusion भी कहते हैं। So observation table helps us to write the result of our practical or the conclusions of our practical. Students, हमें इस एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल के ऑब्जर्वेशन टेबल से 4 रिजल्ट्स मिल रहे हैं।
रिजल्ट्स को ही हम कॉन्क्लूजन्स भी कहते हैं। कौन से है वो 4 रिजल्ट्स? फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का कॉलम देखिए। I 45, R is 28. 45 is greater than 28. I 30, R is 19. 30 is again greater than 19. I 60 and R is 35. 60 is again greater than 35. फर्स्ट रिजल्ट हमें यहाँ पर जो मिल रहा है स्टूडेंट्स, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। द रिफ्रैक्टेड रे इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल इन आवर एक्सपेरिमेंट। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस देखिए। 45, 44, 30, 30, 60, 60. So angle of incidence and angle of emergence, they are the same. So this is the second result or second conclusion of our experiment. Third conclusion, see the value of n. Value of n 1.5, 1.53 and 1.5. So 1.53 is near 1.5. यहाँ पर थोड़ा कुछ एरर होगा, इसलिए हमें परफेक्ट 1.5 ये वैल्यू नहीं मिली है, but 1.53 is nearly 1.5. So the value of n in all the three observations is constant. So this is the third conclusion. और इससे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो स्नेल्स लॉ है वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, और यही हमारे एक्सपेरिमेंट का एम था, वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ द फोर्थ कंक्लूजन, सी द लास्ट कॉलम lateral shift. First observation 2 centimeter. When the angle of incidence is 30, lateral shift is 1.2. Angle of incidence is 60, lateral shift is 3 centimeter. So fourth conclusion is that lateral shift is different for different angles. Students, इस तरह ऑब्जर्वेशन टेबल की हेल्प से हम हमारे एक्सपेरिमेंट के या प्रैक्टिकल के कॉन्क्लूजन्स बता सकते हैं। Dear students, this is the last part of our practical. Writing of conclusions or inferences. We can write total 5 conclusions of this practical. One conclusion we will write with the help of ray diagrams. प्रैक्टिकल में हमने जो रे डायग्राम्स ड्रॉ की है उसकी हेल्प से हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। एंड 4 conclusions we will write with the help of observation table. So let us start writing the conclusions. You can also write these conclusions in your science journal. First conclusion, the incident ray and the refracted ray are on the opposite sides of the normal to the surface at the point of incidence. The three, the incident ray, the refracted ray and the normal are in the same plane. Hence, first law of refraction is verified. This last sentence is very important. Conclusion में हमने लिखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का वेरिफिकेशन हमें मिल गया है। दिस फर्स्ट कंक्लूजन वी हैव रिटन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स। सेकंड कंक्लूजन, for a given pair of media the ratio of sin I to sin R is constant. N is equal to sin I upon sin R is equal to constant. And this last sentence is very important in the conclusion. Hence, Snell's law is verified.
तो n की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिली है, इसलिए स्नेल्स लॉ जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी वेरीफाई हो गया है। दिस इज द सेकंड कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स value of n, refractive index of glass with respect to air is about 1.5। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें n की वैल्यू 1.5 ये कांस्टेंट वैल्यू हमें दिखाई दी थी। सो दिस इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air। Conclusion number 4, the angle of incidence is greater than the angle of refraction. This means that the ray of light bends towards the normal when it passes through air, the lighter medium, to the glass, which is the denser medium. You can check this on page 75 of your textbook. When the light rays they pass through the lighter medium to the denser medium, they bend towards the normal. Conclusion number 5. This is about the lateral shift. The lateral shift is different for different incident angles. There is some more information about the lateral shift. Please study this also. Lateral shift depends on three factors: angle of incidence, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा तो लैटरल शिफ्ट भी चेंज होगा। सेकंड फैक्टर इज विड्थ ऑफ द ग्लास, अगर ग्लास स्लैब की विड्थ चेंज हो रही है तब भी लैटरल शिफ्ट चेंज होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विड्थ ऑफ द ग्लास स्लैब? You can see the glass slab and the red line is showing the width of the glass slab. If the width is more, then the lateral shift will be more. And the third factor is refractive index of the glass. Dear students, we have completed this practical. Thank you so much for watching.